आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं सुकन्या सिंह। और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से। बेगूसराय में रेप की कोशिश में नाकाम घर में घुसकर बलात्कार का प्रयास किया 2 युवकों ने, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एक पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। बछवाड़ा थाना क्षेत्र के शिबू टोल का ये पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बेगूसराय से आपको बता रहे हैं, जहां से संवाददाता हमारे संतोष फोन लाइन से हमारे साथ अब जुड़ गए हैं अपडेट जानकारी के साथ। संतोष, बेगूसराय में एक युवक के विषय में खबर है कि उसने बलात्कार का प्रयास किया है, क्या कुछ पूरा मामला ये जरा बताइए। जी बिल्कुल सुकन्या, ये एक नहीं 2 युवक थे और जैसा कि ग्रामीणों के द्वारा बताया गया है और पुलिस ने भी बताया है कि दोनों जो गिरफ्तार ग्रामीणों के द्वारा पकड़े गए दोनों युवकों के पास हथियार भी बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कारतूस भी उनके पास थे। ग्रामीणों का कहना है ये देर रात्रि जो है ये दोनों युवक शिबू टोल में एक घर में घुसे और एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इतने में ही महिला ने शोर मचाना शुरू किया और आसपास के लोग जमा हो गए। फिर किसी तरह, हालांकि जो दोनों युवक हैं उनके द्वारा बल प्रयोग भी किया जा रहा था, लेकिन ग्रामीणों ने उनको पकड़ लिया और जो है पुलिस के हवाले किया है। फिलहाल पुलिस दोनों युवकों से पूछताछ भी कर रही है और आगे छानबीन में जुट गई है पुलिस। अब पुलिस उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पूरा मामला क्या है। दोनों युवक स्थानीय बताए जा रहे हैं। सुकन्या, बिल्कुल असंतोष, इसके अलावा ये बताइए कि जो 2 युवक पकड़े गए हैं उनका प्रोफाइल क्या कुछ है? क्या वो हमेशा से ही आपराधिक वारदातों में संलिप्त रहे हैं या कोई ये खास मामला है? जी बिल्कुल, जो अभी तक जानकारी मिल पाई है इनमें से जो एक युवक है वो पिछले 3-4 दिन पहले ही जेल से निकल के आया है और इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पूर्व में भी ये छोटी छोटी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है और कहीं न कहीं शराब से भी इनकी संलिप्तता बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस जो है पूरी छानबीन कर रही है और पूछताछ कर रही है। पुलिस पूछताछ के बाद ये पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगा कि ये किस तबके के अपराधी हैं और तब पूरी बात क्लियर होगी। जी चलिए, नजर बना के रखिए संतोष। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो खबर आपने देखी, जिसके बाद साफ है कि बिहार में रेप की वारदात बढ़ गई है। बांका के बौसी में दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या की घटना सामने आई। दरअसल दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद मामले को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बैठी थी। इसी दौरान बीच पंचायत से आरोपी सुफियान अंसारी और उसके पिता भाग गए और पीड़ित युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। बौंसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके बाद तब वही पंचायती हम बैठाए हैं 2 बजे के और वो सब पंचायती से उठ के भाग गया। हाँ, पंचायती से उठ के वो चला गया। पूरे पंचायत को पूछ सकते हैं। नहीं वो तो बताए ही लोग, यहाँ का बताए जबरदस्त। फिर आपको घर से खबर आया कि बेटी मार दिया, उसका आदमी जाके वहाँ गला चाप के मार दिया। गला दबा है ना? हाँ, गला दब के चार पूरा भंग हो गए। हाँ। और हाउस ने अभी दोनों बाप बेटा मिल गए, गला दबी के मारी दिल के। तो वो लोग का पंचायत में वो लोग भी गया था? पंचायत में सब चले, हमारे बेटे अकेला चले घर में। और वो लोग क्या किया? पंचायत से पहले भाग गया? पंचायत से पहले भागी गए, मैंने देखा पार लिए। अच्छा। आदमी हम गमा ज्यादा चले। अब हम गला चापे में दाबी दिल के यहाँ तक चापे। और इन सब के बीच आपको बताएं कि बांका में रेप पीड़ित युवती की हत्या के बाद सवाल उठने लाजमी है और वही सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन। कानून को ताक पर रखकर पंचायत आखिर क्यों लगाई गई? सबसे अहम सवाल, रेप के आरोपी के साथ समझौता करने की कवायद पंचायत की तरफ से क्यों की गई? क्या कानून से ऊपर पंचायत तो खुद को नहीं समझ रही? साथ ही आपको बताएं कि क्यों बौसी पंचायत की मुखिया ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। बौसी पंचायत की मुखिया पर क्यों अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ? पुलिस से इतना संगीन जुर्म छिपाने की कोशिश आखिर क्यों की गई? तो मामला कोई घरेलू क्लेश का नहीं था, बलात्कार का था। ऐसे में पंचायत लगाकर पूरे मामले को सुलझाने की कवायद क्यों की गई? इस संगीन मामले में पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया गया? और क्योंकि कानूनी पुलिसिया परामर्श नहीं ली गई, जिस वजह से हौसले बुलंद हो गए रेप आरोपियों के और उसके बाद उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि बौसी पंचायत के मुखिया पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस से आखिर इस जुर्म को क्यों छुपाया गया? और अब जब पुलिस को पूरे मामले की इंफॉर्मेशन है तो क्या पुलिस आरोपियों के साथ साथ मुखिया पर भी एफआईआर दर्ज करेगी? नागेंद्र कुमार हमारे संवाददाता बांका से हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नागेंद्र, सवाल इस खबर के बाद कई उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल कि बलात्कार जैसे संगीन आरोपी को पंचायत लगाकर पूरे मामले को रफा दफा करने की कवायद क्यों की गई? और ये जरा बताइए कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले पर कहां तक पहुंची है?
सुकन्या, मैं बता दूं कि जो आरोपी सुफियान अंसारी है, बेना मोहनपुर गांव का एक दबंग परिवार का युवक है, जो कि उसके ऊपर पूरे गांव का बारे में बताया जा रहा है कि उसके ऊपर किसी की नहीं चलती, वो अपने परिवार का भी नहीं सुनता है और काफी बिगड़ैल किस्म का लड़का है। इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि पहले से कुछ इन लोगों के बीच में संबंध के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ इन लोगों के बीच संपर्क था। इस बीच में मंगलवार की रात उसके घर में 11 बजे रात में घुसता है और परिवार के द्वारा रंगे हाथ पकड़ा भी जाता है। मारपीट करने के बाद लेकिन वो छुड़ा कर भाग जाता है और ग्रामीणों को संपर्क करने के बाद ग्रामीण भी कह रहे हैं कि इस मामले को पंचायत करके मामले का निपटारा करो, लेकिन पंचायत के बावजूद भी वो लड़का आरोपी फरार हो गया है घर से और जाकर उस लड़की का हत्या कर दिया है। पुलिस का कहना है कि इसकी जानकारी ग्रामीणों द्वारा छुपाई गई, एक समुदाय का मामला था, समुदाय के अंदर ही इस मामले को हल करने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही जानकारी मिली घटना की और उसमें हत्या की तो तुरंत कार्रवाई कर आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो आरोप पीड़ित पक्ष के द्वारा जो आवेदन दिया जाएगा उस आधार पर FIR करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन इस आरोपी की तो गलती है ही, पुलिस उस पर आगे चलकर कार्रवाई भी करेगी। लेकिन नागेंद्र, ये बताइए, जिस पंचायत की हम बात कर रहे हैं, मुखिया की हम बात कर रहे हैं, क्या उन पर FIR हुआ है? क्योंकि अगर हम देखें तो कोई घरेलू कलेश का मामला हो तो पंचायत करके उसको सुलझाने की बात समझ में आती है, लेकिन बलात्कार जैसे संगीन मामले में पंचायत करके पूरे मामले को रफा दफा करने की कहीं ना कहीं कवायद हुई, तो क्या मुखिया पर कार्रवाई होगी? जी, मामला तो काफी गंभीर है और एक पंचायती राज सिस्टम में स्थानीय प्रतिनिधि का भी दायित्व होता है कि कुछ खबर होती है तो प्रशासन पुलिस को इसकी जानकारी दी जाए, लेकिन अगर जानकारी उस स्तर पे नहीं दी गई है तो प्रतिनिधि का काफी मैंने इसमें चरित्र संदिग्ध नजर आ रहा है। वो मामले को निपटारा करना चाह रहे थे। चलिए देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई करती है और पुलिस की कार्रवाई क्या मुखिया तक पहुंचेगी या नहीं, ये भी सवाल बरकरार है। तमाम जानकारी के लिए नागेंद्र आपका शुक्रिया। पटना सिटी के अगम कुआं में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आई। नाराज परिजनों ने आरोपी युवक टुनटुन मांझी की जमकर धुनाई कर दी। गंभीर हालत में उसे PMCH में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। पीड़ित बच्ची की PMCH में मेडिकल जांच कराई जा रही है। जानकारी मिली कि एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ है, तो गश्ती दल जो है जाकर मतलब FIR हुआ, हरदमियान हुआ, लाया गया। बक्सर की, जहां बक्सर कलेक्ट्रेट के सीनियर अकाउंटेंट धर्मेंद्र कुमार को निगरानी की टीम ने 50,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ लिया। नियाजीपुर पंचायत के रोजगार सेवक मनोरंजन सिंह, सिद्धेश्वर शर्मा और मिथिलेश कुमार से उन्होंने 10 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। तीनों ने इसकी शिकायत निगरानी से की थी। इसी दौरान घूस की पहली किश्त देते हुए सीनियर अकाउंटेंट को पकड़ लिया गया, जिसका सत्यापन कराया गया। सत्यापन से लगाया गया आरोप सही पाया गया। आज 50,000 रुपया रिश्वत लेते धर्मेंद्र कुमार, वरीय लेखा पदाधिकारी, DRDA कार्यालय बक्सर, पकड़े गए। कि नई जांच के नाम पे किसी के ट्रांसफ़र के नाम पे ये यहाँ का रवैया बन गया है, जिसके खिलाफ हमने जंग छेड़ा और अपना पटना वरीय पदाधिकारी को ये किया, जिसके खिलाफ ये निगरानी टीम ने छापा मारा, जिसका ये परिणाम है। छपरा की मांझी में पुलिस ने एक पिकअप वैन को बरामद किया है, जिसके अंदर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया और 160 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब तस्करों की शातिरी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये पिकअप वैन देखने में पशुओं को ढोने वाले लगे, लेकिन इसके लिए इस पर गोबर लगा दिया जाता है। संतोष हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। संतोष, शराब की धड़ल्ले से तस्करी तो हो रही है, लेकिन इन सब के बीच शराब माफियाओं के नए नए उपाय, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए गाड़ियां, नए नए तहखाने सामने आ रहे हैं। आप तक क्या कुछ जानकारी है, बताइए। जी बिल्कुल, छपरा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा हुआ जिला है और लगातार शराब की तस्करी के मामले सामने आते रहे हैं यहाँ पे। तो ये मामला भी काफी अलग तरीके का है, क्योंकि पशुओं के जो ढोने वाली गाड़ी है उसके अंदर तहखाना बनाया गया था। आम दिनों में इन पर पशु को
डाल दिया जाता है, जो काफी गाड़ी को गंदा करके रखते हैं, तो पुलिसकर्मी भी चकमा खा जाते हैं और उसकी गहन जांच नहीं करते। लेकिन हाल के दिनों में पहले भी एक ऐसा मामला सामने आया था, जब इस तरह के पशु धोने वाली गाड़ी में जब शराब मिली थी, तो ऐसे गाड़ियों की भी अब चेकिंग शुरू की गई और ये दूसरा मामला सामने आया है 1 सप्ताह के अंदर ही। तो ये जो मामलों की जांच लगातार की जा रही है और काफी मात्रा में शराब माझी के बॉर्डर पर जब्त किया गया है। पुलिस ने वहाँ एक चेक पोस्ट भी बनाया है, जो कि हर आ जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। लेकिन जो सातिराना अंदाज है शराब कारोबारियों को, वो लगातार सामने आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां जो हम जिसका विजुअल भी दिखा रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल पिकअप को बाहर से देखने से बिल्कुल नहीं लगे कि इसके अंदर शराब भी हो सकती है। उसमें भारी मात्रा में शराब है, जो कि लाखों कीमत बताई जा रही है और उसकी तस्करी कर सोनपुर ले जाया जा रहा था। तो छोटी छोटी ये जो खेप है, वो कहीं ना कहीं बिहार में शराबबंदी कानून को ध्वस्त कर रही है। हालांकि पुलिस लगातार लगी हुई, लेकिन शराब कारोबारियों का मनोबल इतने बड़े हुए हैं कि लगातार तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से बिहार में कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में कहने को तो पूर्ण शराबबंदी है, पुलिस की सख्ती और कड़े कानून के बावजूद भी शराब तस्कर बाज नहीं आ रहे और नए नए हथकंडे अपनाकर शराब तस्करी कर रहे हैं। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर छपरा की है, वहीं दूसरी तस्वीर कल की, जहां बांका में एम्बुलेंस के भीतर गुप्त तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। शराबबंदी के बावजूद तस्करी जारी है। सासाराम में शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। कार से कर रहा था शराब तस्करी। दावत के कवई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन शराब तस्करी के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। और ये जो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये सासाराम से आ रही है, जहां शराब तस्कर गिरफ्तार किया गया है। ये अपनी कार के जरिए शराब की तस्करी कर रहा था। दावत के कवई से इसकी गिरफ्तारी हुई है। अरवल जिले के शहरी क्षेत्र और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोरोना से बचाव को लेकर मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के निर्देश पर शहरी क्षेत्रों में यह अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। बिना मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंस के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क जांच अभियान के साथ साथ लोगों को जागरूक करने का भी काम चल रहा है। पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने मास्क की जांच का विशेष अभियान शुरू किया है। राजधानी पटना के प्रमुख चौक चौराहों पर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में हर थाने की पुलिस जांच में जुटी है। इस दौरान कई लोग लापरवाह भी दिखे। मास्क पॉकेट में रहने के बावजूद लोगों ने मास्क नहीं पहना। इस दौरान लोगों और प्रशासनिक टीम में थोड़ी बहस भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन सख्त दिख रहा है और लोगों से जबरन जुर्माना भी वसूला जा रहा है। मौके का जायजा लिया सहयोगी संजय कुमार ने। राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आज से प्रशासन ने मास्क को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं और मास्क नहीं पहन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर जुर्माने के हकदार होंगे। देखिए, फिलहाल ये तस्वीर है राजधानी पटना के डाकबंगला चौराहे की, जहां पर एक शख्स पकड़े गए हैं। लगातार कई लोग पकड़े जा रहे हैं और देखिए, सबसे बड़ी बात यही है, अगर कैमरा पर्सन आए और दिखाएं, आप तो आपदा प्रबंधन प्राधिकार के कर्मचारी हैं, जी सर, आप क्यों नहीं मास्क पहनते हैं, निकलते? मास्क सर पहने हुए थे। गैस जो मारे ना, दवा छीट के आ रहा है ना, गैस जो मारे हैं ना सर, हेलमेट भी नहीं पहनने का मन करता है। गैस दवा छीटते हैं, हम सेंट्रलाइजर है सर। गाड़ी का परिचालन नहीं करें, उस समय आप रुक जाए, उसके बाद है, लेकिन आप नियमों को ताकपट तो रखकर नहीं चल सकते। नहीं सर, ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, हेलमेट भी पहने हुए कितनों का। इसलिए सर की मास्क मेरा पैकेट में था रखल, इसी में उड़ गया तो इसीलिए निकल गए थे। मास्क लिया है लेकिन मास्क को पहन नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अब जो लोग हैं वो अपनी तरफ से लाख एक्सक्यूज दें, लेकिन प्रशासन जो है वो काफी सख्त दिख रहा है। मजिस्ट्रेट हैं और उनसे बात करते हैं। आज से एक विशेष अभियान आप लोग चला रहे हैं। जी जी, क्या किस तरह का ये अभियान? जो लोग MHA का या बिहार सरकार का या होम मिनिस्ट्री का जो अनलॉक 3 में जो नियम है, कानून है, मास्क लगाने का, डिस्टेंसिंग का, ये सब का जो उल्लंघन कर रहे हैं, वैसे व्यक्ति पर 50 रुपए का पेनल्टी हो रहा है। मास्क के घूम रहे क्या प्रॉब्लम है? सर, इनका ये कहना है कि अगर गाड़ी में अपने फैमिली मेंबर के साथ एक जना भी जा रहा है तो मास्क ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये कहना चाह रहे हैं कि घर पे अगर बैठे हुए हैं, खाना पीना खा रहे तो उसके साथ भी आदमी मतलब मास्क लगा के बैठेगा क्या? गाड़ी में अपने फैमिली मेंबर, अपने जो क्लोज फैमिली मेंबर है, अपनी वाइफ है, अपना पेरेंट है,
गाड़ी में अगर कोई अनजान आदमी के साथ जा रहा है तो मास्क लगाना जरूरी है। अगर आप किसी को जानते हैं, फैमिली मेंबर है, उसके साथ मास्क लगाने का कोई मतलब नहीं है। आप देखिए दूर दूर तक जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार बसों के अंदर जा रहे हैं, और बाइक हो या फिर आप 4 पहिया वाहन से अगर राजधानी पटना में गुजर रहे हो तो आप हर हाल में मास्क जो है वो यूज करें, क्योंकि अगर आप मास्क यूज नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। गंगा की सहायक बाया नदी के जलस्तर में उफान से बेगूसराय के किसानों की कमर टूट गई। बछवाड़ा प्रखंड के बिशनपुर दियारा इलाके में सैकड़ों एकड़ में किसानों ने मिर्ची की फसल लगाई थी, लेकिन पूरी फसल बाया नदी में विलीन हो गई। आलम यह है कि किसान कर्ज के तले दबे हुए हैं और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। सरकार से किसानों की मांग है कि आकलन कराकर मुआवजा दिया जाए। हमारे यहाँ मुख्य रूप से जो यहाँ के लोगों का जीवनोपार्जन था इस सीजन में वो था मिर्चाई, जो बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। लोग मिर्चाई की खेती से काफ़ी उत्सुक थे, काफ़ी उम्मीद था, लेकिन वो सारे फसल यहाँ नष्ट हो रहे हैं, जिससे काफ़ी कठिनाई हो रही है। लोग काफ़ी मायूस हो गए हैं। लगभग 100 एकड़ मिर्चा हमारे यहाँ था और वो सभी प्रभावित हो गए। कुल मिला के कहा जा सकता है आर्थिक रूप से किसानों को बहुत परेशानी है। जी बिल्कुल, आर्थिक रूप से यहाँ के किसान काफ़ी तंगी झेल रहे हैं। निश्चित रूप से बाढ़ आती है तो अपने साथ समस्याओं का अंबार भी लाती है। अभी अगर देखा जाए तो दियारा क्षेत्र के सैकड़ों किसान जो हैं उनकी कमर टूट चुकी है, क्योंकि दियारा क्षेत्र के तकरीबन 100 एकड़ से भी अधिक भूमि पर किसानों ने मिर्चे की खेती की थी। साथ ही साथ अन्य फसलों का भी उत्पादन किसानों के द्वारा किया जाता था, लेकिन जैसे ही बाया नदी की पानी में जलस्तर में वृद्धि हुई, किसानों की कमर भी टूट गई, क्योंकि जितने भी मिर्चे थे या अन्य फसल थी वो गंगा में विलीन हो गई। अनुमानित लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और निश्चित रूप से किसान अब कर्ज तले दब रहे हैं। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से फसल मुआवजे या नुकसान का आकलन कर सहायता के लिए गुहार लगा रही है। संतोष कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रांची के रिम्स में आरजेडी सुप्रीमो से नेताओं और टिकट दावेदारों के मिलने का सिलसिला लगातार चल रहा है। चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव से भले ही जेल मैनुअल को लेकर नेताओं की मुलाकात नहीं हो रही हो, लेकिन टिकट पाने की चाह में टिकट दावेदार लगातार रिम्स के चक्कर लगा रहे हैं। डिवोटेड कर्जकर्ता है, आने का वजह साहब के आशीर्वाद के लिए यहाँ आ गए इस नगरी में कि आने पर भी आशीर्वाद मिल जाए, लेकिन जेल मैनुअल के वजह से हम लोग नहीं मिल सकेंगे। इसके लिए आशीर्वाद साहब कहीं भी रहेंगे, हम लोग के साथ आशीर्वाद जरूर मिलेगा। हम लोग इस नगरी में आ गए तो आशीर्वाद जरूर ही मिल गया। बिहार में अच्छा तैयारी चल रहा है और इस बार जो है महागठबंधन की जीत होगी। आरजेडी तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री अवश्य होंगे। हम लोग आशीर्वाद लेने सुप्रीमो जी से, लेकिन यहाँ इतनी सिक्योरिटी टाइट है कि हम लोग गेट को प्रणाम करके ही जा रहे हैं कि उनका आशीर्वाद हम लोगों को मिले। और मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, हमारा उन गठबंधन है, रफीगंज विधानसभा से हमारी तैयारी है। मुलाकात नहीं हुई सिक्योरिटी टाइट के कारण। और इस बार आप किस्मत आजमा रहे हैं? जी, हम पिछले बार भी किस्मत आजमाए थे और 2015 में हम 55,000 वोट ला करके दूसरे स्थान पर रहे थे। सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश जी ने जनता के मैंडेट को ठुकरा करके ये भाजपा में चले गए। इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। जनता अब इसका शिक्षा लेसन इनको देगा। पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के घर के बाहर हंगामा हुआ है। रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थकों ने हंगामा किया। ये हंगामा और नारेबाजी रामा सिंह के विरोध में हुआ है, जिन्होंने रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ बयानबाजी की। हंगामा देखकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी बाहर आकर नाराज कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा। लोकतंत्र का यही खूबसूरती है, सब लोगों को अपना अधिकार है कि अपनी बात जो है पार्टी के सामने रखे, दावेदारी जो है पेश करे, सब लोगों का अधिकार है। लेकिन पार्टी जो है निर्णय करती है कि भाई किसको टिकट देना है, नहीं टिकट देना। जो जीतेगा सर्वे चलता उसके आधार पर सब लोगों को, सभी लोगों का ख्याल रखते हुए उन लोगों।
रघुवंश प्रसाद पर राजनीतिक दलों की बयानबाजी जारी है। एनडीए के नेता जहां आरजेडी पर हमलावर है, वहीं सहयोगी नसीहत दे रहे हैं। वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी उनकी पार्टी के हैं, लेकिन उनके बचाव में भी नहीं आती है। केवल अपने पिताजी, माताजी और पूरे परिवार, पूरे कुनबे के बचाव में आती है। उन भ्रष्टाचारियों के बचाव में आती है जो भ्रष्टाचारी उनके संरक्षण में बिहार में लंबे समय तक कुशासन का दंश दिया है। रघुवंश बाबू को बेसहारा छोड़ देना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल का ये राजनीतिक संस्कार रहा है कि लोकतंत्र के जितने भी संक्रमण फैलाने के जो तरीके हो सकते हैं, उन तमाम तरीकों का ईजाद करने का ये राजनीतिक कारखाना रहा है। आदरणीय रघुवंश बाबू की भावना को जो भी लोग आहत करेगा, उसकी राजनीति बिहार की जनता जरूर आहत कर देगी। रघुवंश बाबू एक बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं। अब किस परिस्थिति में उन्होंने ये फैसला लिया वो वही बता सकते हैं, लेकिन चुनाव के टाइम में ऐसे महत्वपूर्ण नेताओं का इस्तीफा कहीं से भी अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसे नेताओं को मनाना चाहिए और उनके मान सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। रघुवंश बाबू बड़े नेता हैं, हम लोग के वरिष्ठ रहे हैं, अभिभावक तुल्य रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्या सोचा है क्या नहीं सोचा है, फिर पार्टी के शीर्षस्थ नेता जो लोग हैं उनके साथ क्या वार्ता हो रही है, क्या वार्ता हुई है, क्या वार्ता होने वाली, फिर उसके आधार पर वो क्या सोचने वाले हैं। वो तो अभी बीमार हैं, मैं उनकी स्वास्थ्य की कामना ही कर सकता हूँ। और इसी के साथ